नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा। दोपहर 2 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 15 जून को होने वाले कैची धाम मेले का करेंगे निरीक्षण। विद्युत जल आपूर्ति सड़क का करेंगे निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम धामी के दौरे को लेकर प्रशासन ने की है तैयारियां पूरी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर वो कैची धाम मेले होने के चलते निरीक्षण करेंगे। साथ ही विद्युत जल आपूर्ति सड़क का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। संबंधित अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? हाँ, देखिए विशाल, बताना चाहूंगा जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी आज अपने 1 दिवसीय कुमाऊं दौरे पे पहुंच रहे हैं, जहां 15 जून को होने वाले कैची धाम के मेले का निरीक्षण करेंगे और वहीं जल आपूर्ति और सड़क जितनी भी हैं सब उसके निरीक्षण भी करेंगे कि क्योंकि इस बार का जो मेला बताया जा रहा है काफी भव्य मेला बता रहा है, जिसमें भारतवर्ष के अलावा अन्य कंट्री से भी जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसके चलते पुष्कर सिंह धामी स्वयं यहाँ पर जो है कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने खुद आके आज यहाँ पे सभी सड़कें जल, क्योंकि उनका कहना है कि श्रद्धालु जो भी आएंगे उनके किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, जिसके चलते सड़क है, पानी है, बिजली है, सबका पूरी जो है निरीक्षण करेंगे और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। जी अच्छा पंकज, क्योंकि जो मेला है कैची धाम का, उसको देश विदेश में भी काफी मान्यता मिलती है, बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, तो व्यवस्थाएं कैसी हों? क्या इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिशा निर्देश देंगे अधिकारियों को? हाँ, देखिए विशाल, बताना चाहूंगा जो कैची धाम मेला अपने आप में किसी प्रकार से पूरे अभी पिछले 1 साल में पूरे वर्ल्ड में प्रचलित हुआ है और सबसे बड़ी बात टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने व्यवसाय यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसको लेके भी जो है उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है कि जो भी विदेश से यहाँ पर मेहमान आएंगे उनकी पूरी अच्छी तरह से देखभाल हो, किसी प्रकार के वहाँ पर उनको समस्या ना हो, और जो अन्य स्टेटों से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनको भी किसी प्रकार की जो है समस्या उत्तराखंड की जो है एक पहचान बन के यहाँ से वापस जाए। जी बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हादसे में बड़ा मामला सामने आया है। हादसे में घायलों की संख्या बढ़ी है। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, एक की मौत भी बताई जा रही है और बीआरओ की एक महिला कर्मचारी भी लापता बताई जा रही है। 3 घायलों को एयर एम्बुलेंस के जरिए एम्स में भेजा गया और बोल्डर आने से जेसीबी मशीन और पानी का टैंकर भी क्षतिग्रस्त हुआ था। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर डबरानी के पास ये बड़ा हादसा हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपडेट आपको बता रहे हैं कि बीआरओ की एक महिला कर्मचारी भी लापता बताई जा रही है, जिसकी खोजबीन में प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं। 3 घायलों को एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भी भेजा गया है। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? क्या कुछ अपडेट है अभी? जी विशाल, आपको बता दूं कि कल दोपहर 1 बजे के करीब ये दुखद घटना हुई थी, जिसमें कि कल जो है इसको ऑपरेशन चला और कल शाम तक जो है क्लियर हो पाए कि 12 लोग इसमें घायल हुए हैं। एक महिला वर्कर जो है अभी लापता है और एक व्यक्ति की जो है ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। फिलहाल 3 लोगों को एयरलिफ्ट करके जो है एम्स भेजा गया है, जिनका वहाँ पे जो इलाज चल रहा है। साथ ही साथ में वहाँ पे जो है जो महिला लापता है उसकी जो है तलाश में एसडीआरएफ और पुलिस के जवान लगे हुए हैं। संभवतः शाम तक आज की लोकेशन पता कर ली जाएगी कहाँ पे है, क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत भयंकर मलबा आया था और कल वहाँ पे लगभग बहुत लंबा वहाँ पे जाम लग गया था, क्योंकि पुलिस प्रशासन को जो है दोनों तरफ से जो यात्रा रोकनी पड़ी थी, क्योंकि लगातार जो ऊपर से जो पत्थर आ रहे थे, इससे जो पूरी सड़क बाधित हो गई थी। अच्छा दीपक, क्या अभी यात्रा मार्ग को खोल दिया गया है, क्योंकि गंगोत्री में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए? ये बिल्कुल यात्रा मार्ग बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है और वहाँ पे जो है पुलिस ने अपनी जो है व्यवस्थाएं और बढ़ा दी, क्योंकि अगर कोई ऐसी कोई दोबारा ऐसी कोई घटना होती तो उससे जो है त्वरित कार्रवाई हो। वहाँ पे जो है बिल्कुल जो मार्ग है उसको जो है जो बड़े बड़े बोल्डर है उनको बिल्कुल हटा दिया गया और वहाँ से जो है यात्रियों को जो है सुरक्षित तरीके से जो उत्तराखंड पुलिस जो है वहाँ से यात्रियों को इधर उधर पास करवा रही है। जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
राजधानी देहरादून में कुल 129 मलिन बस्तियां हैं, जिसमें 40,000 से ज़्यादा मकान हैं। सिंचाई विभाग के मुताबिक सर्वे में ये बात सामने आई है कि 90% मकान फ्लड जोन में हैं। एनजीटी ने नगर निगम को आदेश दिए हैं कि 30 जून तक रिस्पना और बिंदाल नदी किनारे 2016 के बाद हुए अतिक्रमण को हटाया जाए। लिहाजा नगर निगम की टीम ने पिछले दिनों 54 अतिक्रमण पर कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद कार्रवाई रोक दी गई। लिहाजा निगम की कार्यशैली पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। एक ब्रेक लिया गया है क्योंकि काफ़ी लोगों के द्वारा और अपने साक्ष्य दिए गए हैं। अब इन साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नगर निगम ने मलिन बस्तियों पर कार्रवाई को बीच में रोककर ब्रेक लगा दिया है, या फिर सियासी दबाव के बाद नगर निगम कार्रवाई करने से कांप रहा है। ये भी एक सवाल है जिसका जवाब मौजूदा वक्त में न तो नगर आयुक्त देने को तैयार है और न ही सियासत करने वाले लोग। अगर नगर आयुक्त की बात मान ली जाए तब भी कई सवाल हैं। सवाल यह है कि कार्रवाई करने से पहले ही पेपर क्यों नहीं चेक किए गए। सवाल यह है कि क्या बिना पेपर जांच किए आशियानों पर बुलडोजर चला दिया गया। सवाल यह है कि कार्रवाई करने से पहले जिन मकानों को चिन्हित कर निशान लगाया गया वे बस यूं ही लगा दिए गए। देखिए, हमारे 74 में से 54 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं, जिसमें 3 दिन का समय हमने लिया था। उसके उपरांत एक ब्रेक लिया गया है क्योंकि काफ़ी लोगों के द्वारा और अपने साक्ष्य दिए गए हैं। अब इन साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है। पहले नगर निगम की जमीन पर 89 अवैध कब्जे थे। 15 आपत्ति आने के बाद 74 अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी थी, जिनमें 54 अतिक्रमण पर तो बुलडोजर चला दिया गया। विपक्ष और पीड़ित परिवारों ने विरोध किया तो नगर आयुक्त कह रहे हैं काफी लोगों ने साक्ष्य दिए हैं जिनकी जांच की जा रही है। जांच के बाद जब पुलिस फोर्स तैयार कर लिया जाएगा तो कार्रवाई होगी। और जैसे ही फोर्स की अवेलेबिलिटी भी होगी और हमारे साक्ष्यों की परीक्षण की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी, उसके उपरांत फिर से कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। एनजीटी ने आदेश दिया था कि 11 मार्च 2016 के बाद जो अतिक्रमण किए गए हैं उसे हटाए जाएं, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने पहले अतिक्रमण को चिन्हित किया और अब तरह तरह की दलीलें दी जा रही है। कुछ समय बाद नगर निकाय के चुनाव हैं, लिहाजा सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों पार्टियों के नेता भी बचकर ही कुछ बोल रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि न्यायालय के आदेश के बाद अब यह कार्रवाई की जा रही है। एनजीटी के आदेश के बाद जो कार्रवाई की जा रही है वह तो होनी है। वीआईपी एरिया में भी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। जो लोग नदी के बीच में बसे हुए हैं उन्हीं लोगों को हटाया जा रहा है और 2016 के बाद हुए अतिक्रमण को ही हटाने की कार्रवाई की जा रही है। थोड़ा ब्रेक हुआ है लेकिन फिर फैसला होगा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सरकार ने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि जो 2016 से पहले के जो लोग बसे हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा। जो बीच नदी के अंदर हैं उनको, जिसमें एनजीटी की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे शासन और प्रशासन को, उसी के तहत कार्रवाई की गई है। कोई ऐसा नहीं है कि जहां पर वीआईपी लोग हैं वहां रोका गया है। और सरकार पहले ही इस बात के संकेत दे चुकी है कि आने वाले समय में जो हमारी मलिन बस्तियां हैं उनके लिए कोई ना कोई ऐसा ठोस फैसला लेने जा रही है जिसके तहत उनके ऊपर कोई परेशानी और कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि सरकार चाहती है कि तमाम जितने भी वर्ग मलिन बस्तियों में रहते हैं सभी को सुख सुविधाएं प्राप्त हों और पर लेकिन गलत तरीके से अतिक्रमण ना हो, उस अतिक्रमण को रोका जाए। इसी के तहत ये सारी कार्रवाई हुई है और सरकार आगे मलिन बस्तियों को रोकने के लिए, बचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी कवायद लाने का काम करे कि जिसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी मलिन बस्तियों को नहीं होगी। नगर आयुक्त के बाद बीजेपी प्रवक्ता की सफाई पर कांग्रेस प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि मलिन बस्तियों के नाम पर गरीब जनता का शोषण हो रहा है। सरकार पहले से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती? आखिर जब बात आपके मंत्री के क्षेत्र की आती है वहां पर सरकार चुप क्यों हो जाती है? सरकार बस एनजीटी और हाईकोर्ट के फैसले के नाम पर गरीब जनता को डराने का काम कर रही है। देखिए, अतिक्रमण के नाम पर जो मलिन बस्ती के लोगों का उत्पीड़न सरकार कर रही है, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि एनजीटी और हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया जा रहा है। एनजीटी और हाईकोर्ट ने ये तो नहीं कहा है कि जो है बस्तियों का जो है पुनर्वास नहीं होना चाहिए। आखिर जो है जो सरकारी अतिक्रमण नदियों के किनारे है उस पर सरकार का क्या रुख है? सबसे पहले वो हटाए जाना चाहिए। और अतिक्रमण हटाने के नाम पर भी भेदभाव हो रहा है। जो गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, आपने उनकी झोपड़ियों पर तो बुलडोजर चला दिए। जब आपके कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र की बारी आई तो वहाँ पर जो है प्रशासनिक कार्रवाई हाँप गई और आप उल्टे पाँव जो है लौट के चले गए। आखिर सरकार चाहती क्या है?
मलिन बस्तियों को उजाड़ना चाहती है या उनका पुनर्वास करना चाहती है, उनका नियमितीकरण करना चाहती है, ये स्पष्ट होना चाहिए। और हम पहले दिन से एक ही सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर जो है आपकी क्या योजना है मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए। लेकिन सरकार के पास कोई योजना नहीं है और अंधेरे में जो है हाथ पांव मारे जा रहे हैं, क्योंकि निकायों के चुनाव सिर पर देख करके जो है मलिन बस्तियों में भय का माहौल बनाने का प्रयास हुआ। अब वो क्योंकि निकायों के चुनाव पीछे चले गए हैं तो अब प्रशासनिक कार्रवाई में भी जो है भेदभाव नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर जो है मलिन बस्तियों की जनता ये सब कुछ देख रही है और आने वाले निकाय चुनाव हों या जो भी चुनाव होंगे, निश्चित तौर पर भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजधानी देहरादून में बिंदाल और रिस्पना नदी, जो कि एक समय देहरादून की जीवनदायिनी कही जाती थी, आज दोनों नदियां नाले में तब्दील हो गई हैं। दोनों नदी किनारे कुल 129 मलिन बस्ती हैं, जिनमें एक अनुमान के मुताबिक 40,000 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां और मकान बने हुए हैं। सिंचाई विभाग ने पहले ही एक रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि 40,000 से ज्यादा मकानों में 90% मकान ऐसे हैं जो नदियों के फ्लड जोन में हैं। 54 लोगों का आशियाना उजड़ा है। बाकी लोगों पर कार्रवाई करने में नगर निगम की सांसें फूल रही हैं। राज्य में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की सरकार रही है और दोनों ही सरकारों के कार्यकाल में अतिक्रमण हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज अगर नदियां नाले में तब्दील हैं तो इसके पीछे राजनीति सबसे बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। चारधाम यात्रा में श्रद्धालु दूर दूर से धामों के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में तमिल और हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता सुपरस्टार रजनीकांत भी शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने बद्री विशाल के दर्शन किए। बता दें कि कुछ दिन पहले ही अभिनेता रजनीकांत ऋषिकेश स्थित दयानंद आश्रम में पहुंचे थे। वहां से केदारनाथ बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए वो रवाना हो गए थे। और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी ने बताया है कि बद्रीनाथ में दर्शन के बाद रजनीकांत केदारनाथ पहुंचे हैं। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के बाद बद्रीनाथ मंदिर के प्रभारी अधिकारी ने अभिनेता को भगवान बद्री विशाल का प्रसाद भी भेंट किया। इसके बाद उन्होंने महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पूजा के बाद रजनीकांत ने बताया कि वो आत्मिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव के लिए हर साल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आते हैं। चमोली जिले की खूबसूरत उच्च हिमालय भयूंडार घाटी में स्थित फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क को भी देशी विदेशी पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए खोल दिया गया है। आज सुबह 8 बजे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के प्रभागीय वनाधिकारी ने लोकपाल घाटी के जनप्रतिनिधियों और पर्यटकों की मौजूदगी में पूजन कर यात्रा का शुभारंभ करते हुए पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क समुद्र तल से 12,995 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है। साल 1932 में अपने कॉमेट पर्वत आरोहण के दौरान ब्रिटिश पर्वतारोही और वनस्पति विज्ञानी फ्रिक स्मिथ की खोजी अल्पाइन पुष्पों की दुर्लभ घाटी को सन 1982 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। वहीं साल 2005 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर भी घोषित किया था। पिछले साल करीब 13,761 देशी पर्यटक घाटी का दीदार करने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि फूलों की घाटी का दीदार करने के लिए भारतीय पर्यटकों से 200 रुपये और विदेशी पर्यटकों से 800 रुपये का शुल्क भी लिया जाता है। ये विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो कि वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी है, आज 1 जून से फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर खोल दिया गया है। पर्यटक इसका दीदार कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फूल, टिपरा ग्लेशियर और पूरे वैली का आनंद ले सकते हैं। इसमें पर्यटकों से विशेष आग्रह किया गया है कि फूलों की घाटी के पूरे क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने में अपना सहयोग दें। आज अभी तक 30 पर्यटक प्रवेश कर गए हैं फूलों की घाटी में।
चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का ट्रैवल कारोबार लगातार विरोध कर रहा है। वहीं आज हरिद्वार में ट्रैवल कारोबारियों के कई संगठनों ने सांकेतिक रूप से अपने कार्यालयों को बंद रखा और सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ कर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित ट्रैवल कारोबारियों का कहना है कि सरकार की व्यवस्थाओं की वजह से न सिर्फ दूर दूर से हरिद्वार पहुंच रहे श्रद्धालुओं को दिक्कत उठानी पड़ रही है, बल्कि टूर एंड ट्रेवलर्स कारोबारियों को भी भारी घाटा हो रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे ट्रैवल कारोबारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस व्यवस्था को खत्म नहीं करती है तो कारोबारी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। देखिए, आज जितने भी ट्रैवल व्यवसायी हैं, पर्यटन व्यवसायी हैं हरिद्वार में, जितनी संस्थाएं हैं यहाँ ट्रैवल से जुड़ी हुई, गाड़ियों से जुड़ी हुई, ट्रैवल एसोसिएशन से जुड़ी हुई, टूर ऑपरेटर एसोसिएशन उत्तराखंड से जुड़ी हुई, सब ने यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं और एक बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया है सरकार के लिए। जो रजिस्ट्रेशन की समस्याएं आ रही हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, यात्रियों का भी उत्पीड़न हो रहा है। यात्री प्लानिंग करके आते हैं, आने की टिकट है, जाने की टिकट लेकर आते हैं, परंतु यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो उलझने हैं उनके व्यवस्था के अधीन में उनको यहाँ कई दिन रुकना पड़ रहा है, जिससे कि यात्रा प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ इसका सीधा असर पर्यटन व्यवसाय पर भी पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ खाली हैं, काम नहीं मिल पा रहा है, यात्री भले ही शहर में हैं, होटल, पहाड़ों के होटल हमारे खाली पड़े हैं, चूँकि वहाँ यात्री नहीं पहुँच पा रहा है। और बीच बीच में अनेक बैरियर लगाए गए हैं, जैसे कहीं हम दूसरे देश में ही जाने की व्यवस्था में आए हैं। एक जो यात्री है वो श्रद्धा से चारधाम यात्रा करने के लिए यहाँ पर आया है, तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, जिससे उनकी जो भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं, वो भी आहत ना हो और जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनका भी जो किसी प्रकार से अहित ना हो। 50-60 वर्षों में आज तक कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि जो स्थिति उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा की आज पैदा कर दी है। आज हरिद्वार के अंदर 8-8, 10-10 दिन से यात्री पड़ा हुआ है। हरिद्वार के ट्रैवल व्यवसायी अपनी गाड़ियां लेकर के खड़े हैं, उनको ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार ने जैसे ये एक पाकिस्तान हो या एक विदेश में जाने के लिए परमिट बनता है, इस तरीके की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था आज यहाँ सरकार ने बना दी गई है। ये रजिस्ट्रेशन व्यवस्था बिल्कुल ऐसा स्वरूप होता है जैसे कोई तुगलकी फरमान हो और जो है अपने धर्म के प्रति आस्था रखने वालों के ऊपर एक प्रतिबंध लगाया गया हो। मैं सरकार को बार बार चेताता हूं, सरकार आज जो बुद्धि शुद्धि यज्ञ हमने आज सरकार को किया है, हम सिर्फ सरकार को एक सांकेतिक चेतावनी देना चाहते हैं। जो यात्री श्रद्धा से, भाव से चारधाम यात्रा का दर्शन करने आ रहा है, उसको किसी भी रूप में चारधाम यात्रा के दर्शन से आप वंचित ना कीजिए, उसे दर्शन के लिए जाने दीजिए। चक्राता क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद चक्राता का छावनी बाजार 12 बजे तक बंद रहा। वहीं लड़की के पिता ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है, जिसमें उन्होंने डाकरा निवासी साहिल खान पर बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद कर लिया। साथ ही पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री को डाकरा निवासी साहिल खान द्वारा पहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में थाना चक्राता में दी गई थी। इस संबंध में थाना चक्राता पर धारा 363, 366 ए IPC के अंदर अभियोग पंजीकृत किया गया और थाना चक्राता पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद कर लिया गया। पीड़िता के बयानों के आधार पर पॉक्सो अधिनियम व 376 IPC की बढ़ोतरी की गई और साथ ही साहिल खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसे आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उसे जुडिशियल रिमांड पर जिला कारागार भेज दिया गया। उत्तराखंड मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के साथ ही पहाड़ों में आग की घटनाएं भी लगातार जारी हैं। पिछले दिनों जंगलों में लगी भीषण आग का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, जिसके बाद सरकार की नीतियों को लेकर विपक्ष ने सियासी हमला बोला था। एक बार फिर उत्तराखंड के कुछ इलाकों में जंगल धधक रहे हैं, लिहाजा विपक्ष सरकार पर हमलावर भी है। उत्तराखंड में वनाग्नि एक बार फिर विकराल रूप ले रही है। प्रदेश में गुरुवार को 11 जगहों पर जंगल जले, जिससे 13 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इसे मिलाकर राज्य में अब तक वनाग्नि की घटनाएं बढ़कर 1167 हो गई है।
आग अस्पतालों और आबादी वाले क्षेत्र तक तेजी से फैल रही है, तो वहीं वनाग्नि को लेकर लगातार सियासत भी तेज हो रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। ये जो है तापमान अधिक बढ़ रहा है। ये यमुनोत्री राजमार्ग में जो है ये छटांगा के पास जो है आग लगी हुई है और हम लोग जो है दिन रात लगे हुए हैं इसके लिए ना। ये तापमान की वजह से जो है जो जंगलों में जो है आग अत्यधिक लग रही है। इसकी हमारी पूरी टीम जो है रात दिन जो है इसको बुझाने का प्रयास कर रही है। कितना कंट्रोल हो गया अभी करीबन दिन में हम जो है राड़ी से जो गंगोत्री जाती है, इधर से यमुनोत्री होते हैं गंगोत्री, उधर कवर किया, पोलगांव, फिर दोबाटा, इधर हम दिन भर इधर ही लगे हुए हैं जी। यात्रा भी जो है सुचारू चले, यात्री जो है दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग जो है रात दिन जो है इस मार्ग पर लगे हुए हैं आग बुझाने। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला प्रदेश है। ऐसे में गर्मियों के मौसम में हर वर्ष जंगलों में आग लगती है, लेकिन सरकार ने इसको लेकर पहले कोई व्यवस्था नहीं बनाई। वन मंत्री लगातार नदारद हैं। ऐसे में सरकार समय रहते क्यों नहीं जागती है? इधर वाला इधर, हाँ बस इधर ही, हाँ। परिस्थितियों वाला राज्य है और यहाँ हर साल जो है वनाग्नि की घटनाएं होती हैं, लेकिन इस बार जो है पिछले वर्षों की तुलना में 5 गुना अधिक जो है वनाग्नि की घटनाएं अप्रैल महीने में ही घट गई थी। 650 से ज्यादा जंगल जल करके जो है राख हो गए थे और प्रदेश के वन मंत्री कहीं भी नजर नहीं आए। वो तब प्रदेश में लौटे जब जो है इंद्रदेव की कृपा से वनाग्नि पर नियंत्रण हो गया था। अब दोबारा से जो है जंगल धधक रहे हैं और वन मंत्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बड़े विभागीय अधिकारी फील्ड में नजर नहीं आ रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को जो है तलब किया और मुख्य सचिव को वहां जो है हाजिरी लगानी पड़ी। तो निश्चित तौर पर सरकार जो है वनाग्नि को रोकने के कोई उपाय नहीं कर पा रही है। चारधाम यात्रा का समय है और देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं। नेशनल हाईवे तक जो है वनाग्नि पहुंच रही है, अस्पतालों तक पहुंच रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा पर आए हुए श्रद्धालुओं की जान को भी खतरा है, क्योंकि वनाग्नि के कारण जो है पत्थर गिर रहे हैं, चट्टाने खिसकने का खतरा पैदा हो गया है। सरकार समय रहते क्यों नहीं जागती है, तैयारियां क्यों नहीं करती? और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि जो केंद्र से बजट मिला वनों की अग्नि को बुझाने के लिए, उसको जो है सही मद में खर्च ही नहीं किया गया। तो सरकार की लापरवाही है। सीधे सीधे जो है इस पे जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और वन मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है। आश्चर्य की बात है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का काम आरोप प्रत्यारोप करना है, लेकिन वनाग्नि को लेकर सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। आग पर काबू पाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर भी लगाए गए थे और अभी भी आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का काम है आरोप प्रत्यारोप करना। अब जो पार्टी हर मोर्चे में खुद फेल हो, जिसके युवराज फेल हों, जिसकी पार्टी के आला नेता फेल हों, तो उनको सब फेल ही दिखता है। कांग्रेस पार्टी का ये काम है केवल आरोप प्रत्यारोप करना। जहाँ तक अग्नि का सवाल है, अभी कुछ दिन पूर्व भी उत्तराखंड के अंदर जो जिस प्रकार की चीज़ें हुई थी, उन पर हमने सेना से भी सहायता ली थी। सेना के हेलीकॉप्टर तक हमने लगाए थे। आग को बुझाने के पूरे प्रयास किए गए। अभी भी जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की घटना है, वहाँ पर पर्याप्त संसाधन और साधन जो है प्रशासन को दिए गए हैं, फॉरेस्ट विभाग को दिए गए हैं। कोई भी हीला हवाली अगर जो बरतता है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और हमने की भी है। निश्चित रूप से हम सरकार अपना अवेयरनेस कार्यक्रम भी चला रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है और लोगों को जागरूक भी रहना चाहिए। और जो लोग जा रहे हैं अभी, क्योंकि भीषण गर्मी है और पारा धीरे धीरे तेज़ी से चढ़ भी रहा है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम इस प्रकार की चीज़ों का अगर जो उपयोग करते हैं, कोई जंगलों में जा कर के अग्नि संयंत्रों का भी उपयोग करते हैं अगर जो, तो उन सब चीज़ों पर हम लोगों को खुद भी देखना चाहिए और उन लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जीव जंतु भी जंगल में रहते हैं। और ऐसे अगर जो कोई लोग देखे जा रहे हैं, ऐसे अगर जो कोई लोग पकड़े जा रहे हैं, तो कार्रवाई की जा रही, उनकी जहाँ मुफीद जगह वहाँ पहुँचाया जा रहा है। आरोपों की राजनीति के बीच यह सवाल भी अपनी जगह पर सही है कि अगर महीनों पहले से वनाग्नि को लेकर कार्य योजना बनाई जाती है, तो फिर जब वक्त आता है तो सिस्टम मोर्चों पर फेल क्यों दिखता है? सैकड़ों हेक्टेयर जंगल हर एक साल आग की चपेट में आते हैं। राज्य के मुखिया बैठ के कर आदेश जारी करते हैं, तो क्या सीएम की बातों को भी अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।